O2 सैचुरेशन, नॉर्मल O2 सैचुरेशन कितना होना चाहिए? मोर देन 95%, मोर देन 95% सैचुरेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का। सैचुरेशन मतलब कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन बह रहा है। तो 100% तक मीटर होता है उसमें, 100% हो ऑक्सीजन तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 95 से अगर ऊपर है तो काम चल जाता है, 95 से नॉर्मल माना जाता है। दिक्कत तब आती है जब लोअर देन 95 आता है, लोअर देन 90 आता है, 92, 93, 94 भी चल जाता है। लेकिन अगर 88, 85, 80 आए और जितना ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगा, अगर लंग्स में ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा नहीं, और अगर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा और आप ऑक्सीमीटर लगाओगे तो सैचुरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर ये लंग है और अभी ये इतना एरिया इन्वॉल्व है निमोनिया का, तो जब आपने सैचुरेशन देखा तो है, इसका सैचुरेशन है 88, ये डे फर्स्ट है। लेकिन आप दूसरे दिन इसका इन्वॉल्वमेंट इतना आ गया तो सैचुरेशन क्या इतना ही रहेगा, 88 ही रहेगा, और कम हो जाएगा। तो हो सकता है ये अब 60 ही आए, और अगर इन्फेक्शन और बढ़ा तो O2 और कमी हो जाएगा, तो हो सकता है ये 40 ही आए। तो जितना लंग इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा उतना ऑक्सीजन की कमी होगी, उतना सैचुरेशन कम होगा। सैचुरेशन में सप्लाई, भराव ऑक्सीजन का, तो उतना ऑक्सीजन कम भरेगा ब्लड में। उसी को हम लोग ऑक्सीमीटर से देख लेते हैं। ऑक्सीमीटर बहुत सस्ता मिलता भी है, 1400-1500 1000 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। आप उसको खरीद कर अपने OPD पे रख सकते हैं। थोड़ा पेशेंट की उंगली पे लगाते हैं तो उसको भी लगता है 50 रुपये देने में मजा आता है, और जाके गांव में बताता भी डॉक्टर साहब पूरा हमें उंगली में लगा के सब देख लिए, कुछ छोड़े नहीं है। और आसान इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। इमरजेंसी संभालने के लिए बहुत काम आता है। आप देखते हैं तो आपको प्रोग्नोसिस देखने के लिए बहुत काम आता है। आप देखते हैं फिंगर में लगा के सैचुरेशन 90 से नीचे है, रिफर भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सैचुरेशन 90 से कम है तो हो सकता है आप रोक लीजिए, अगर आपको लगता है रोकने लायक है तो क्या हो गया, सैचुरेशन। फिर हम लोग कराते हैं ABG। ABG क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस। याद है आर्टीरियल ब्लड गैस? आर्टीरियल ब्लड गैस, जो आर्टरी है इसका ब्लड निकाल लिया जाता है, इसका ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड में देखते हैं कि O2 कितना कंसंट्रेशन है और CO2 का कंसंट्रेशन कितना है। इसमें क्या देखते हैं, O2 और CO2। नॉर्मली जो O2 है वो मैंने जितना बताया अभी, कंसंट्रेशन उतना आना चाहिए, 95% कंसंट्रेशन होना चाहिए नॉर्मली, 95, और CO2 का लगभग होना चाहिए 40%। नॉर्मल। अब अगर ये तब की बात है, ये ABG की बात तब है, नॉर्मल वाली बात है जब नॉर्मल क्वांटिटी में यहाँ से ये सब ना हो, नॉर्मल क्वांटिटी में यहाँ से O2 आए और यहाँ डिफ्यूज हो जाए, तब इस ब्लड में कितना रहेगा O2, 95%। और जो शरीर CO2 फेंकता है कि अब बाहर चला जाए, वो CO2 यहाँ से यहाँ आराम से डिफ्यूज हो जाए और वो शरीर से बाहर निकल जाए, तो ब्लड में कितना CO2 रहता है, 40% ब्लड में। लेकिन अगर इस काम को ब्लॉक कर दिया जाए, यहाँ से O2 यहाँ एंट्री ना करे तो यहाँ से यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ ब्लड में
O2 की क्या होगा, 95% रह आएगा ये। जबकि ये जो 95% है और नया O2 आ नहीं रहा है, तो ये धीरे धीरे बॉडी खर्च कर लेगी जो 95 था। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ O2 कंसेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो जब ABG आप कराओगे तो वहाँ 95 से नीचे आना शुरू हो जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। दूसरा, CO2 बढ़ेगा या घटेगा? CO2 ब्लड से बाहर नहीं जा रहा है, तो ये तो क्या होगा, O2 क्या होगा, घट जाएगा। हाइपोक्सीमिया जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोक्सीमिया। और यहां पर CO2 ब्लड से एल्वियोला में नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, और यहां CO2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरकैपनिया। हाइपर मतलब ज्यादा, कैपनिया, कैप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CA मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और पनिया मतलब होता है सांस लेना। सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का हाइपर हो जाना कहलाता है हाइपरकैपनिया। और हाइपो मतलब होता है कम होना, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, और मिया का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन का कम हो जाना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। तो ABG आप कराओगे अगर, तो निमोनिया जितना सीवियर होगा उतना O2 और CO2 कंसंट्रेशन में डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो CO2 आपको निमोनिया के पेशेंट में ज्यादा मिलेगा या कम? CO2 ज्यादा मिलेगा, लेकिन O2 कम मिलेगा। तो इतने सारे टेस्ट हैं जो कॉमन हम लोग यूज कराते हैं निमोनिया में। और आप जानते हैं जहां भी कोई भी बीमारी होगी, अगर हमें ऑक्सीजन CO2 कंसंट्रेशन देखना है तो हम लोग उसका ABG कराएंगे। और यही ABG जो इतना ये सब कराना पड़ रहा है, यही अगर आप ऑक्सीमीटर रखते हैं वहां लगाते हैं तो भी आपको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पता चल जाता है, सुपरफिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। उसमें आपको CO2 नहीं पता चलता है। अब और अगर इतने से कुछ नहीं डायग्नोसिस बन पा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन्फेक्शन क्रिएट होता ही है, और कुछ आप खोजना चाहते हैं कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, या बहुत बार होता है कि पेशेंट से आप कहते हैं कि आप डिब्बी में स्पुटम ले आना, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे स्पुटम ही नहीं निकलता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हमें तो स्पुटम ही नहीं निकलता है, हम क्या करें, और बहुत कोशिश करने के बाद सच में उसे स्पुटम ना निकले। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करें? ऐसे कंडीशन में आप उसका ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंको मतलब होता है ब्रोंकाई, और स्कोपी मतलब स्कोप मतलब टॉर्च लगाकर देखना, लाइट लगाकर देखना। ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकस के अंदर झांकना। आपके पास ऐसे यंत्र हो कि आप ब्रोंकस में डाल दें और फिर बाहर कंप्यूटर पे आप देखें उसको कि अंदर क्या क्या दिख रहा है। जैसे कोई कैमरा होता है कि लगा होता है बाहर, और अंदर बैठ के टीवी पे आप देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, तो वो क्या है, ब्रोंकोस्कोपी। ये ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं, लंग्स है और ये ब्रांचिंग्स है, तो अंदर से एक्चुअली इसमें मैं बिल्कुल एंड पॉइंट बना रहा हूँ ब्रोंकोस्कोप का। ये बिल्कुल एंड पॉइंट है जो एंटर होता है। ये
ये बढ़िया कुछ ऐसा दिखता है, वैसे बाहर से मुड़ा हुआ कॉन्वेक्स राउंड शेप, बिल्कुल क्लियर राउंड शेप मिलेगा, कहीं कुछ भी निकला नहीं रहेगा कि आराम से एंट्री हो जाए और कहीं कोई घाव ना बनने पाए, ये रहता है। लेकिन इसको आप बाहर से ओपन कर सकते हो, जैसे चिमटी कोई होती है उसको आप ओपन कर सकते हो, जैसे रोटी बनाने वाला चिमटा, उसको आप ओपन करके रोटी पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं, वैसे यहाँ भी इसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने बनाया, ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट ओपन हो जाएंगे। अब आप वहाँ ओपन करके और कहीं अगर कुछ जैसे कोई ग्रोथ है, कहीं कोई ब्लीडिंग हुआ है, कहीं कोई म्यूकस आप निकालना चाहते हो, तो आप बंद जब माउथ करोगे तो जो ये एरिया है इसमें वो ग्रोथ, उसके सेल्स या उसका म्यूकस वो भर जाएगा और आप इसको बाहर निकाल लोगे। फिर उसको आप लैब में भेज देते हैं, उसको लैब में रख देते हैं। वो ये सारे काम टेक्नीशियंस के हैं, फिलहाल डॉक्टर के नहीं है, लेकिन वो करते हैं। पल्मोलॉजिस्ट करता है, पल्मोनरी सर्जन करता है। तो ये निकाल लेते हैं और उसको रख देते हैं। मान लेते हैं कोई ट्यूमर का ग्रोथ है, उसने एंट्री की और ट्यूमर का ग्रोथ यहाँ कुछ ऐसा ग्रोथ है और उसने एंट्री किया ब्रोंकोस्कोप को और ग्रोथ पर आया और उसे ओपन मूव किया और क्लोज किया, तो बाहर जब आया तो इसके ग्रोथ के कुछ सेल्स आ जाते हैं बाहर। इस सेल को माइक्रोस्कोप पे रखकर देखते हैं कि कौन सा सेल है, ये कार्सिनोमेटस सेल है या नॉर्मल सेल है। या बहुत बार जब कोई कहता है म्यूकस नहीं निकलता है, तो भी ब्रोंकोस्कोप एंट्री करके और जहां म्यूकस भरा होता है अंदर, जब अगर ब्रोंकस में भरा है तो ब्रोंकस से नहीं तो एल्वियोलाई तक ले जाकर वहां ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे और बाहर ले आएंगे तो म्यूकस भी निकाल लेते हैं। तो वहां यूज होता है ब्रोंकोस्कोपी और हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ब्रोंकोस्कोप लिखते हैं। लेकिन ये सब इन्वेसिव हैं, ये सब थोड़े इंजरी क्रिएट करते हैं, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए लोग कराते नहीं हैं, ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन जब आप पल्मोनरी डिपार्टमेंट में जाएं तो ये सब उनके लिए बहुत कॉमन है। लेकिन फिलहाल ये सब ब्रोंकोस्कोप है जिससे हम लोग अंदर झांक कर देख सकते हैं कि है क्या। तो वो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि है क्या, और अगर नहीं पता चल रहा है तो हम लोग उसको सेल को बाहर निकाल कर और हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिस्ट को दे सकते हैं कि जरा इसको पहचान कर बताइए कौन सा सेल है। हिस्टो मतलब सेल और लॉजी मतलब नॉलेज, हिस्टोलॉजी। तो इतने सारे हैं, और एक दो हैं, जैसे किसी को निमोनिया है और उसको प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, उसको प्लूरल इफ्यूजन है, उसका सीपी एंगल गायब है, तो आप इस फ्लूइड को निकाल सकते हैं। इस फ्लूइड को एस्पायरेट करके इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई ब्लड सेल, प्रोटीन, ये एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है। एक्सुडेट ट्रांसुडेट पता है? तो ये बहुत बार एक्सुडेट होता है, बहुत बार ट्रांसुडेट होता है। अगर कोई लिम्फेटिक सिक्रीशन जो क्लियर लिम्फ सिक्रीशन है तो ट्रांसुडेट आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप नीडल में भर के देखोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर एक्सुडेट है तो आपको गंदा प्लाज्मा मिलेगा, नीडल में ही पता चल जाएगा कि ये तो स्ट्रॉ कलर है, येलोइश कलर है। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी गायब करता है, जो गंदा सा प्लाज्मा आता है उसमें बैक्टीरिया होंगे, उसमें WBC होंगे, उसमें पस मिक्स है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। तो प्लूरल एस्पायरेशन भी होता है इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत एस्पायरेशन मतलब खींच लेना, प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन, तो ये भी यूज होता है।
और एक और है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, ये इन्फ्लामेशन मार्कर है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन आप कराते हैं और अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा जाता है तो हम लोग मानते हैं, जैसे ESR होता है तो ESR भी इन्फ्लामेशन मार्कर है, लेकिन सी रिएक्टिव प्रोटीन यहाँ ज़्यादा रिलेवेंट है। सी रिएक्टिव प्रोटीन आप कराते हैं और अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा आता है ब्लड में तो इसका मतलब है कि अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है। और निमोनिया का मेन मोटो क्या है? पैथोलॉजी का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एक्चुअली ESR क्या है, ज़्यादातर यूज होता है मैस्कुलो